आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास के न्यू चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री INTRODUCTION इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये दो शब्दों से मिलकर से बना है। अगर इसका हम संविच्छेद करें, इसको अलग अलग पार्टों में बांटें तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब की बात करें ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्राइगो ये बनता है ज्योमेट्री और ट्राई माने हो गया तीन। ट्राई माने क्या हो गया? तीन। ये जो वर्ड काम करता है वह आपके कंसेप्ट में राइट एंगल ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्री किस पर काम करता है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल के ऊपर आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्क करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, यानी कि एक समकोण त्रिभुज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है। समकोण त्रिभुज मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था कंसेप्ट ऑफ द ट्रायंगल, जिसमें त्रिभुजों के सारे कंसेप्ट आपको दिए गए थे। क्या होता है स्केलियन ट्रायंगल, क्या होता है आइसोस्केलिस ट्रायंगल, क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल और क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये सारे ट्रायंगल मैंने कल आपको पढ़ाए समझाए। उसी में ट्रिग्नोमेट्री उठाई गई राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पुनः एक बार रिवीजन करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक वह ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल यानी कि केवल एक कोण राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। अदर टू एंगल यानी बाकी के जो दो एंगल हैं वह है आपके एक्यूट एंगल होते हैं, 90 से स्मॉलर होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो आपने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है और बाकी के टू एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो ये कंसेप्ट आपने पढ़ा। इसके आगे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल जो है वह आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम हो गया मान लीजिए ABC। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्यों है आप देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल की तरफ कि ट्रायंगल का जो एंगल B है ये है 90 डिग्री का है। कितना है बेटा? 90 डिग्री का है। और अब बचे दो एंगल, एक बचा एंगल A और एक बचा एंगल C। बेटा ये दो एंगल बचे, एंगल A और एंगल C, ये दोनों के दोनों एंगल एक्यूट एंगल ही होंगे। 100% एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री से स्मॉलर होंगे। कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वन एंगल की बात, क्योंकि आपको पता है एक ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। बात समझना, मैंने क्या कहा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैंने ये कह दिया कि एंगल B 90 डिग्री का है और मैं ये कह दूं कि एंगल A भी 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ऐसा संभव है कि एंगल C जो है 0 डिग्री का हो जाए? नहीं है, संभव ही नहीं हो सकता। तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना। वही दो एंगल दिखा रहे हैं तो ट्रायंगल कहाँ बना?
तो वन एंगल अगर 90 डिग्री का है तो बाकी के जो 2 एंगल बचे वो एक्यूट ही होंगे। कैसे होंगे बेटा? एक्यूट, मतलब 90 से छोटे ही होंगे। तो ये भी एंगल एक्यूट होगा और ये एंगल भी एक्यूट होगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया, वन एंगल 90 डिग्री का, अदर 2 एंगल एक्यूट। दूसरी बात, आप ये समझ के चलो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री का होता है उस एंगल की अपोजिट साइड, 90 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। इसको हिंदी में हम कर्ण कहने का काम करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इस एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल बी है ये आपके 90 डिग्री का है, 90 अंश का कोण। इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल बी का जो अपोजिट साइड है वह आपकी एसी है। तो मैंने क्या बताया कि राइट एंगल की अपोजिट साइड यानी कि 90 अंश के कोण की विपरीत भुजा या 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज कहलाती है, यानी कि कर्ण कहलाने का काम करती है। तो आपकी जो एसी वाली साइड है ये आपकी हाइपोटेन्यूज, क्या नाम बताया बच्चा? हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं, कहलाने का काम करती है। समझ में आ गया? अब बची 2 साइड, आपके साइड सामने एक साइड बची बीसी और एक साइड बची एबी। अब एबी और बीसी की अगर हम बात करें तो एबी और बीसी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। एबी और बीसी एक दूसरे पर लंब रेखाएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो एबी है और जो बीसी है, ये एबी है और ये बीसी है, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाने का काम कर रही हैं। जो आपकी एबी है और जो आपकी बीसी है वह एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाने का काम कर रही हैं। तो ये मैं ये भी कह सकता हूँ, मतलब अगर मैंने इस रेखा को बीसी को थोड़ा सा अपोजिट साइड में डायरेक्शन में बढ़ा दिया तो आपको दिखाई क्या दे रहा है? एबी परपेंडिकुलर टू बीसी। एबी जो है वह बीसी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि जो एबी लाइन है वह बीसी रेखा पर लंब है। आप ऐसे कह सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बीसी रेखा है अगर मैं इसको रोटेट करूं, थोड़ा सा मैं इसको घुमा दूं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बीसी एबी पर परपेंडिकुलर है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो बीसी रेखा है वह एबी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। मतलब क्या निकला कि एबी बीसी पर परपेंडिकुलर है और बीसी एबी पर परपेंडिकुलर है। इस बात का मतलब ये निकल के आया परपेंडिकुलर एबी भी हो सकती है और परपेंडिकुलर बीसी भी हो सकती है। तो दोनों रेखाओं में कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर हमने एबी को परपेंडिकुलर मान लिया, क्या मान लिया? एबी को परपेंडिकुलर मान लिया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा हिंदी में लंब। क्या होता है बेटा? लंब। और परपेंडिकुलर के कई सारे नाम होते हैं, चाहे परपेंडिकुलर कहिए, चाहे अल्टीट्यूड कहिए। क्या कहिए भैया? अल्टीट्यूड। इसको नाम अल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड। आप चाहे अल्टीट्यूड कहिए, इसको आप हाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइट। इसको आप हाइट भी कहिए, परपेंडिकुलर कहो, अल्टीट्यूड कहो, हाइट कहो, सब एक ही नाम है। तो जिसको परपेंडिकुलर कहा तो जो दूसरी साइड बची, जो दूसरी रेखा बची, वह आपकी बेस कहलाएगी, यानी कि आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? आधार कहलाएगी। बेस कहलाएगी यानी कि आधार कहलाएगी। ये टॉपिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर कंसेप्ट को हम चेंज कर दें, कंसेप्ट को अगर हम बदल दें, मतलब हमने क्या किया, हमने पुनः एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इसका नाम दे दिया, मान लीजिए पी क्यू आर। आपको दिखाई दे रहा है एंगल क्यू जो है वह 90 डिग्री का है। तो मैंने आपको बताया कि एंगल क्यू जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कहलाएगी। ये वाली लाइन आपकी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो गई। अब देखिए पी क्यू भी परपेंडिकुलर हो सकता है, क्यू आर भी परपेंडिकुलर हो सकता है। हमने ऊपर वाली लाइन को परपेंडिकुलर माना तो यहाँ पर नीचे वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर मान लें। तो क्यू आर को हमने परपेंडिकुलर मान लिया। क्यू मान लिया भैया, क्यू आर को हमने क्या मान लिया? परपेंडिकुलर मान लिया। तो पी क्यू हमारी बेस हो जाएगी। पी क्यू कितना हो, सॉरी पी क्यू क्या हो जाएगी बेटा? हमारी बेस हो जाएगी, यानी कि आधार हो जाएगी। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, सभी लोग समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
कि जो एंगल है, मतलब जो ट्राइंगल है, उसके जो वर्टेक्स होते हैं, उसके जो शीट्स होते हैं या जो एंगल्स होते हैं, वह कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे मैंने उठाया एंगल ए, तो ये वर्टेक्स ए है, इसका लेटर क्या था बेटा? कैपिटल। मैंने वर्टेक्स उठाया बी, तो वर्टेक्स कैसा है? कैपिटल लेटर में है बी, और एंगल भी क्या है आपका? बी। अगला मैंने वर्टेक्स उठाया वर्टेक्स सी, तो आप देख पा रहे हैं वर्टेक्स भी सी है और लेटर भी कैसा है? एंगल भी सी है और लेटर भी कैसा है? कैपिटल। आपको एक बात समझा दूं, जो एंगल होते हैं वह कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और उस एंगल की अपोजिट साइड या उस एंगल के सामने की साइड, उसके सम्मुख साइड जो होती है, वह उसी लेटर के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। उसी लेटर के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। आपने देखा ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने साइड क्या है बेटा? बीसी है, जो बेस कहलाने का काम कर रही है। तो जब ये एंगल ए है, साइड बीसी है, साइड के नाम क्या बने? साइड आप बीसी कहिए या साइड सी भी कहिए, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइड को स्मॉल ए भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं? स्मॉल ए। क्या कह सकते हैं बेटा? साइड को स्मॉल ए। जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड एंगल के कैपिटल लेटर के अपेक्षा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। आप देख पा रहे हैं ये एंगल बी है, तो इस एंगल बी की अपोजिट साइड है एसी, तो एसी की जो क्या कहते हैं साइड होगी, जिसका नाम हो जाएगा बी। क्या नाम हो जाएगा बेटा? बी। तो ये साइड आपकी बी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? बी साइड कहलाने का काम करेगी। समझ में आ रहा है आपके? ये एंगल सी है, एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो ये साइड क्या कहलाने का काम करेगी? स्मॉल सी। क्या कहलाने का काम करेगी बेटा? स्मॉल सी। डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात समझिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ये त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, यह 6 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयर आर 6 टाइप, देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 6 त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, यह आपके राइट एंगल ट्राइंगल पर वर्क करते हैं, समकोण त्रिभुज पर कार्य करते हैं। 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं समझने का प्रयास कीजिए। 6 टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है बेटा? साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। चौथा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है बच्चों? कोसेक थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। क्या होता है बेटा? सेक थीटा। और छठा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है बच्चों? सॉरी कॉट थीटा होता है, गलत हो गया, सॉरी उसके लिए। अगला होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो आपने क्या देखा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप के होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है कोसेक थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा, और सिक्स्थ होता है कॉट थीटा। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल के आएगी। ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? ये बच्चों थीटा कुछ नहीं है, ये एंगल है। ये क्या है? ये एंगल है। क्या है भैया? एंगल। ये थीटा नहीं, ये एंगल है। यहाँ थीटा के स्थान पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। यहाँ थीटा के स्थान पर थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ठीक है ना, थीटा फाई भी हो सकता है। और क्या कहते हैं, नहीं साई फाई है, ये फाई है, फाई भी हो सकता है, साई भी हो सकता है, कोई भी चिन्ह हो सकता है। चिन्ह नहीं है, क्या है ये? चिन्ह रिप्रेजेंट किए गए, और ये रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स के लिए। यहाँ पे किसको दिखाते हैं? ये एंगल्स को, यानी कि कोण को दिखाने का काम। किसको दिखाने का काम करते हैं? एंगल्स को, यानी कि
कोण को दिखाने का काम करते हैं। तो आपने क्या देखा कि थीटा क्या है, ये एंगल है। क्या है बच्चों, एंगल। ये थीटा भी हो सकता था, ये एक्स भी हो सकता था, ये वाई भी हो सकता था, ये जेड भी हो सकता था, ये अल्फा भी हो सकता था, ये बीटा भी हो सकता था, ये गामा भी हो सकता था, ये साई भी हो सकता था, और ये हाई भी हो सकता था। कोई भी चिन्ह हो सकता था। चिन्ह तो बहुत सारे हैं। बहुत से लोग डेल्टा लगा देते हैं, बहुत से लोग सिग्मा लगा देते हैं, बहुत से लोग रो लगा देते हैं। सिग्मा का एक चिन्ह ये भी होता है। चिन्ह कोई भी लगा सकते हैं, ये चिन्ह है, ये साइंस है, ये चिन्ह हो रहे हैं। आप कोई भी चिन्ह यूज कर सकते हैं। तो ये सब एंगल को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको चिन्हों के द्वारा परिचित करा दूं। ये चिन्ह है अल्फा का, ये चिन्ह है बीटा का, ये चिन्ह है गामा का, ये चिन्ह है साई का, ये चिन्ह है पाई का, ये चिन्ह है डेल्टा का, ये चिन्ह है सिग्मा का, ये चिन्ह है रो का, और ये चिन्ह है सिग्मा का। ये भी चिन्ह सिग्मा का है और ये चिन्ह भी सिग्मा का है। आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये चिन्ह आपके समझ में आ गए। ये सब एंगल को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, एंगल को। आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल का यूज 100% किया जाता है। विदाउट एंगल यू कैन राइट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिना किसी एंगल के आप खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं। आपने कहा मैं साइन थीटा ना लिख के साइन ही लिख दूं, तो भैया गलत हो जाएगा। आपने लिखा कॉस थीटा ना लिख के कॉस लिख दूं, गलत हो जाएगा। आपने भैया टैन थीटा लिख के टैन लिख दूं, गलत हो जाएगा। भैया एंगल तो लिखना है, क्योंकि ये एंगुलर वैल्यू चलती है। किसकी वैल्यू चलती है, ये एंगुलर वैल्यू चलती है, यानी वैल्यू एंगल में चलती है। आप ध्यान रखें, एंगल तो साथ में लेना है। और ध्यान रखो, जिस तरह से आप मैथमेटिक्स अलजेब्रा में एक्स से एक्स काटने का काम करते हैं ऊपर नीचे, वाई से वाई काटने का काम करते हैं ऊपर नीचे, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कटते नहीं है। और अगर करते भी हैं तो करते हुए दिखाते नहीं है। कभी ध्यान रखना, साइन एक्स से साइन एक्स नहीं कटेगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स नहीं कटेगा, टेन एक्स से टेन एक्स नहीं कटेगा। कटेगा लेकिन शो नहीं करेंगे, अपने मन से वैल्यू 1 दिखाते हैं। ओके, ये बात आपके समझ में आएगी। तो बेटा ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलते हैं। अब कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये चलता है विद द रेस्पेक्ट ऑफ। क्या चलता है बेटा, विद द रेस्पेक्ट ऑफ। विद द रेस्पेक्ट ऑफ की कंडीशन क्या होती है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये आपका बेस है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री 8th क्लास में पढ़ाई जाती थी, लेकिन कोर्स को कम करते हुए अब ट्रिग्नोमेट्री केवल 10th क्लास में दे दी गई है। उसके बाद 11th और 12th में अपर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री चलाई जा रही है। वो तो आपके लिए हाई लेवल की है, लेकिन बेस ट्रिग्नोमेट्री का आपको 10th में ही पढ़ने को मिल रहा है और आपको एक एक कंसेप्ट आना चाहिए। डाउट है पूछा, कमेंट करके पूछिए, आप देखिए इसको आगे बढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप कैसे निकालते हैं, बेटा रेस्पेक्ट ऑफ का क्या है, मैटर क्या है, आप देखिए। ये सब आपके समझ में आ गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब कंसेप्ट ये आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सामने 6 टाइप से निकल के आए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये आपके सामने 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ये एंगल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, एंगल होते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाइड होते हैं। किस पर अप्लाइड होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाइड होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लागू होते हैं। आगे समझने का प्रयास करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले हैं, मैं आपको फार्मूले दिखाता हूँ और उसका कंसेप्ट आप समझेंगे। इसका फॉर्मूला है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई गई लाल अपॉन कका करके। आपको कई लोग बताते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है लाल अपॉन कका, के एल ए एल अपॉन के। ये शॉर्ट ट्रिक दी गई हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए भी है, लेकिन अभी इसके साथ समझेंगे। मैं अच्छी के आपको समझाता चलूंगा। पहला फॉर्मूला बनाया गया साइन थीटा। किसका बनाया गया बेटा, साइन थीटा। तो साइन, ये राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाइड होता है। किसके एंगल पर अप्लाइड होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइडों को उठाया जाएगा और साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के वैल्यूज निकाली जाएंगी। एक समकोण त्रिभुज लिया जाएगा और समकोण त्रिभुज की साइडें उठाई जाएंगी, यानी उसका बेस उठाया जाएगा, यानी उसका आधार उठाया जाएगा, उसका परपेंडिकुलर उठाया जाएगा, यानी उसका लंब उठाया जाएगा,
उसका हाइपोटेन्यूज उठाया जाएगा, यानी उसका कर्ल उठाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने का काम करेंगे। पहला आता है साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, एल अपॉन के। क्या मतलब हो गया भैया, एल अपॉन के। तो आपने एल अपॉन के लिख दिया, और एल अपॉन के का मतलब क्या हुआ, एल का हिंदी मतलब हो गया लंब, एल का हिंदी मतलब क्या हो गया लंब, और के का हिंदी मतलब हो गया कर्ण, के का हिंदी मतलब क्या हो गया कर्ण। इसकी इंग्लिश बनाते हैं, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं भैया, परपेंडिकुलर। तो आपने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, तो आपने कर्ण के साथ में लिख दिया हाइपोटेन्यूज। क्या लिख दिया बच्चों, हाइपोटेन्यूज। तो ये फार्मूला बन गया साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन के, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। लंब को इंग्लिश में कहा गया परपेंडिकुलर, अपॉन कर्ण को इंग्लिश में कहा गया हाइपोटेन्यूज। तो याद होना चाहिए आपको, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम फॉर्मूला उठाए, नंबर 2 पार्ट है हमारा कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला उठाते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, अगर मैं एल के पे से चिन्ह हटा दूँ इस तरीके से, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अब आएगा आपके पास ए अपॉन के। क्या आएगा भैया सेकंड नाम पे, ए अपॉन के। तो आपने लिख दिया ए अपॉन के। ए का मतलब हो गया आधार, ए का मतलब क्या हो गया बच्चों, आधार। और के का मतलब क्या हो गया बच्चों, कर्ण। के का मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो आधार को इंग्लिश में हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बेटा, बेस। और कर्ण को इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भैया कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगला फॉर्मूला आपका आता है टेन थीटा। किसका आता है बच्चों, टेन थीटा। अगर देखिए मैं इसमें से ए के बदले में हटा देता हूँ, और अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ एल अपॉन ए। आ जाता हूँ, बचा क्या लास्ट, एल अपॉन ए। अगर एल अपॉन ए उठा लिया जाए तो एल का मतलब क्या होता है बच्चों, लंब होता है, और ए का मतलब क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। और लंब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो आपने लिख दिया परपेंडिकुलर, और आधार को आपने क्या लिख दिया, बेस। क्या लिख दिया बच्चों, बेस। तो टेन थीटा का मतलब क्या हो गया, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन फॉर्मूले आपने निकाले, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अब आपके तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच रहे हैं। एक तो बच रहा है कोसेक थीटा, एक बच रहा है सेक थीटा, और एक बच रहा है कॉट थीटा। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो कोसेक थीटा है वह साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। मैं पुनः समझा देना चाहता हूँ आपको, कुछ रिलेशन है। पहले मैं आपको रिलेशन समझा दूँ। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है बेटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा का मुझे मान लीजिए वैल्यू निकालनी है और साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें भी एक रिलेशन होता है कोस थीटा और सेक थीटा में, क्या होता है कि बेटा जो कोस थीटा होता है और जो सेक थीटा होता है इनका मल्टीप्लाई भी 1 होता है। कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई भी 1 होता है। इस बात का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपको कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं
कि sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। क्या हो जाएगा पहले बच्चों? 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से tan थीटा और cos थीटा में भी संबंध होता है, और tan थीटा और cos थीटा का मल्टीप्लाई भी 1 होता है। एक रिलेशन और भी आ गया, ये भी आ गया, tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू आपको दी है, cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन tan थीटा। तो कुछ ये रिलेशन आपके काम आएंगे क्या, कि cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब आगे समझने का प्रयास करो। अब हमें मान लीजिए cosec थीटा का मान निकालना है, cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर का फॉर्मूला cosec थीटा। क्या लिखेंगे बेटा? cosec थीटा। cosec थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन sin। कितना होता है बेटा? 1 अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू पुट करें, तो sin थीटा की वैल्यू क्या है? sin थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन, sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का मैंने लिख दिया b, हाइपोटेन्यूज का नीचे मैंने लिख दिया h। क्या लिख दिया? h। अब क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, और p अपॉन h को लिख सकते हैं p अपॉन h। तो देखिए 1 अपॉन 1 ये रहेगा, ये चीज उधर पहुंच के डिवाइड में हो जाएगी, और डिवाइड किया मल्टीप्लाई का लग जाएगा, h अपॉन p हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू निकल के आई हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब sin थीटा का व्युत्क्रम हो गया, sin थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, sin थीटा का उल्टा हो गया। sin थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण, तो cosec थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब। भाई sin थीटा बराबर क्या था? लंब बटे कर्ण, और cosec थीटा क्या है? sin थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है। तो क्या हो गया? कर्ण ऊपर पहुंच गया, लंब नीचे आ गया, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो cosec थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ गया बेटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस पैटर्न से आप बाकी के कंसेप्ट बना पाएंगे। मैं बनाता हूँ डायरेक्टली। अगर हम बात करें sec थीटा की, तो sec थीटा का मान कितना हो जाएगा? देखिए cos थीटा का मान है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, तो फॉर्मूला क्या बचा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या बचा बेटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कुछ ये फॉर्मूला बन के आया sec थीटा का। sec थीटा बराबर कितना निकल के आ गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर हम बात करें छठे नंबर के फॉर्मूले की, तो छठे नंबर का फॉर्मूला क्या बचा आपके पास? cosec थीटा। क्या बचा बच्चों? cosec थीटा। और cosec थीटा का क्या होता है? नहीं सॉरी, cot थीटा। अगला फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? cot थीटा। और आपको पता है कि जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा क्या है हमारे पास? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। आप क्या लिखोगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला निकल के आया cot थीटा। इसका फॉर्मूला निकल के आया cot थीटा। ये डाउट क्लियर है कि नहीं है? स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। क्लियर हो गया टॉपिक? आपको समझ में आ गया आपके कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, cos थीटा और sec थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, tan थीटा cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। साइन थीटा इंटू इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, तो यहाँ से फॉर्मूला आप और भी बना सकते थे क्या, कि अगर आपको मान लो cosec थीटा दिया होता तो sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। आप फॉर्मूला एक ये भी बना सकते थे। आप यहाँ से फॉर्मूला और बना सकते थे कि मान लो आपको cos थीटा sin sec थीटा दिया होता और cos थीटा पूछा होता, तो फॉर्मूला बना देते आप cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। आप एक फॉर्मूला ये भी बना सकते थे। आप एक फॉर्मूला ये भी बना सकते थे
tan थीटा दिया होता, cot थीटा दिया होता, tan थीटा पूछा होता, तो आप लिख सकते थे tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। आप एक फॉर्मूला ये भी बना सकते। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये थीटा क्या है, ये थीटा एंगल्स हैं, ये थीटा कोण है। यहाँ आप थीटा के स्थान पर कुछ भी लगा सकते थे, आप ए भी लगा सकते थे, आप बी भी लगा सकते थे, मतलब जो एंगल, जिस एंगल के लिए आप बात कर रहे हैं, जिस कोण के लिए आप बात कर रहे हैं, जिस कोण के सापेक्ष आप थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे, वह एंगल आपके लिए थीटा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। उसके लिए आप कोई सिंबल यूज कर सकते थे, या उनके दिए हुए जो नंबर होते हैं ना ABC राइट, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल के, आप उनको भी ले सकते थे, आप उनको भी ले सकते थे। अब मेन मुद्दा ये आता है कि थीटा माना क्या जाए, कौन सा चलेगा, और उस कंडीशन में क्या क्या इंडिकेशन आएंगे, देखते हैं बच्चों। सर मिटा लो मत सर। नहीं, आप एक मिनट सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए आप। एक बात ये है कि कंसेप्ट ये कह रहा है थीटा कैसे फाइंड करेंगे, मतलब थीटा आपको दिया होगा, किस एंगल दिया होगा, आपको एंगल के रेस्पेक्ट पूछे जाएंगे, एंगल के रेस्पेक्ट आपसे कहेगा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द रेस्पेक्ट ऑफ एंगल थीटा, या विद द रेस्पेक्ट ऑफ एंगल एफ, या विद द रेस्पेक्ट ऑफ एंगल ए, इस तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल दिया है, ये वाले, ये ट्रायंगल है ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपसे कहा गया कि एंगल ए, ये एंगल ए के रेस्पेक्ट, या तो इस एंगल ए को कुछ मान लीजिए, या तो इस एंगल ए को थीटा मान लीजिए। अगर थीटा नहीं मानते हैं इस एंगल ए को एक्स मान लीजिए, एक्स नहीं मानते हैं इस एंगल को अल्फा मान लीजिए, अल्फा नहीं मानते हैं अभी एंगल ए छोड़ दीजिए, आप कुछ भी मान लें, आप कुछ भी छोड़। अब आपसे सवाल ये कह रहा है फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC with the respect of एंगल A। मतलब आपको एंगल A के रेस्पेक्ट, आपको कोण A के सापेक्ष इस राइट एंगल ट्राइंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे जा रहे हैं। किसके सापेक्ष पूछे जा रहे हैं? एंगल A के। एंगल B की बात, C की बात नहीं करी जा रही, और एंगल B तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री की बात तो कोई करेगा ही नहीं। आपको अगर जो रेस्पेक्ट चलेगा वो दो एंगल के लिए करेंगे, तो दोनों एक्चुअल जो एंगल है, जो दोनों न्यून कोण हैं, उन्हीं के रेस्पेक्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने होंगे। या तो आप एंगल ए के रेस्पेक्ट फाइंड करेंगे, या तो उनका कोई नाम दे दिया जाएगा एक्स अल्फा बीटा गामा थीटा, या एंगल सी के रेस्पेक्ट फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा ये ध्यान रखो, ये एंगल ए है, इसके सामने वाली भुजा BC है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए से। एंगल बी के सामने वाली भुजा AC है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल b से। एंगल C के सामने वाली भुजा AB है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल c से। और आपको मैंने एक बात और बताई थी कि राइट एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगी, हमेशा कर्ण होगी, तो ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गई बेटा? हाइपोटेन्यूज हो गई, यानी कि ये क्या हो गया बेटा? कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब बात ये आती है, ये परपेंडिकुलर माना जाए या ये परपेंडिकुलर माना जाए। अब जो एक परपेंडिकुलर मानोगे, सेकंड बेस बचेगा अपने आप। जिस एंगल के रेस्पेक्ट आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, अगर आप एंगल ए के रेस्पेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है, जो कोण ए की विपरीत भुजा है, वह परपेंडिकुलर का काम करेगी हर हालत में। अगर आप एंगल सी के रेस्पेक्ट फाइंड कर रहे होते तो ए भी परपेंडिकुलर का काम करती, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट काम कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट। तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट
जिस कोण के सापेक्ष आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करते हैं, उस एंगल की अपोजिट साइड, उस कोण की सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाने का काम करती है, यानी कि लंब कहलाने का काम करती है। और पीछे क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि लंब हो गया। और जो दूसरी साइड बची, जो दूसरी भुजा बची, ये आपके आधार कहलाने का काम करेगी, आपके बेस कहलाने का काम करेगी। और ये वाली साइड हो गई बेस। क्या हो गई बेटा? बेस। कोई दिक्कत? अब आप निकालते हैं इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए नंबर पहला साइन ए, साइन ए। और साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए ये मान है, इसके रेस्पेक्ट निकाले हैं। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, ये फिक्स है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है? स्मॉल ए, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? स्मॉल बी। तो ये साइन ए का मान हो गया। क्या हो गया? तो साइन ए बराबर आ गया ए, स्मॉल ए अपॉन स्मॉल बी। ये साइन ए का मान आ गया। समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं कॉस ए की। इसकी बात करते हैं बेटा कॉस ए की। एंगल ए के रेस्पेक्ट तो निकाल रहे हो, कौन ए के सापेक्ष तो निकाल रहे हो। तो कॉस ए भाई जिसके सापेक्ष निकालो, जिसके रेस्पेक्ट निकालो, उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम करती है, सेकंड साइड बेस का काम करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो भैया कॉस बराबर क्या होता है? कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस है आपका सी। कितना है बेटा? स्मॉल सी। तो आपने लिख दिया स्मॉल सी। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? स्मॉल बी। तो आपने लिख दिया स्मॉल सी। तो कॉस ए का मान कितना आ गया? स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी। कॉस ए का मान कितना आ गया? स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी। अब आप निकालेंगे टेन ए का मान। कितना निकालेंगे बेटा? टेन ए का मान। तो टेन ए बराबर क्या होगा? आपको पता है टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों यहाँ पर? स्मॉल ए। तो आपने लिख दिया स्मॉल ए अपॉन बेस। कितना है बेटा? बेस है आपके पास स्मॉल सी। तो आपने लिख दिया स्मॉल सी। तो टेन ए का मान कितना आ गया प्यारे प्यारे बच्चों? स्मॉल ए अपॉन स्मॉल सी। ये टेन ए का मान है। अगर आप इसके अब रेसिप्रोकल निकाल लो, उल्टा निकाल लो। आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। क्या होता है बेटा? कोसेक। तो कोसेक ए का मान कितना हो जाएगा? ए अपॉन बी का हो जाएगा बी अपॉन ए। तो क्लियर है? अगर हम बात करें कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है? सेक। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा? बी अपॉन सी। कितना हो जाएगा बच्चों? बी अपॉन सी। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? कॉट। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए। कितना हो जाएगा बच्चों? सी अपॉन ए। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। ये आपने किसके रेस्पेक्ट निकाला था? एंगल ए के रेस्पेक्ट निकाला था। अब हम क्या करते हैं, मैं ये रफ करता हूँ इधर वाला, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें, देखो अब हम दोबारा ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ये आपके सामने है ए बी सी। ये कैसा एंगल है भैया? 90 डिग्री का। ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अभी तो आपने एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकाले थे। अब रेस्पेक्ट चेंज करो। अब रेस्पेक्ट निकालेंगे आप एंगल सी। इन दो के अलावा किसी से नहीं निकलेगा, राइट एंगल से नहीं निकलता। अब आप किसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं बेटा? एंगल सी के रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं। और सी के सापेक्ष आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद कर रहे हैं। तो कौन सी के लिए? एंगल सी के लिए इसकी अपोजिट साइड क्या है? ए बी। तो ए बी किसका काम करेगी बेटा? परपेंडिकुलर का काम। किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर का काम। परपेंडिकुलर। और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अब ये बचा क्या? ये हो गया बेस। ये क्या हो गया? बेस।
एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए कहलाएगी, एंगल बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी कहलाएगी, एंगल सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी कहलाएगी। ठीक है, अब निकाल लीजिए, मतलब जिस एंगल के रेस्पेक्ट निकालते हैं उस एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहने का काम करती है। एंगल सी के एंगल ए के लिए ये मतलब इसलिए निकाले थे परपेंडिकुलर, इसलिए निकाले हैं तो ये परपेंडिकुलर। तो ये समझ में आ रहा है आपके। अब हम निकालते हैं साइन सी। भाई एंगल क्या है? साइन सी। सी का चाहो तो कुछ नाम दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? सी का नाम हम एक्स दे दें, तो यहाँ पे लिख दो एक्स, सी के स्थान पे लिख दिया एक्स, कोई फर्क? तो ये हो गया साइन एक्स। क्या हो गया बेटा? साइन एक्स। और साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वही बात, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? स्मॉल सी। हाइपोटेन्यूज कितना है? स्मॉल बी। तो सी अपॉन बी आ गया। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? साइन एक्स बराबर सी अपॉन बी। अब इसका उल्टा निकाल लो, हाथ क्या? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा? बी अपॉन सी। कितना हो जाएगा? बी अपॉन सी। अगर हम निकालते हैं अब कॉस एक्स, कॉस एक्स का मतलब क्या हो गया? यानी इस एक्स के रेस्पेक्ट हम कॉस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कॉस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है? आधार कितना है? स्मॉल ए, तो आपने लिख दिया स्मॉल ए। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज है स्मॉल बी, तो आपने लिख दिया स्मॉल बी। कॉस एक्स का, अच्छा तो कॉस एक्स का मान कितना हो गया यहाँ से? कॉस एक्स बराबर हो गया ए अपॉन बी। कॉस एक्स का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आता है? सेक एक्स। कितना आता है? सेक एक्स। और सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी रेसिप्रोकल बी अपॉन ए। कितनी हो जाएगी? बी अपॉन ए। अब आप निकाल लो टेन। क्या निकालते हैं? टेन। टेन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? स्मॉल सी। बेस कितना है? स्मॉल ए। ठीक है, तो टेन एक्स का मान कितना आ गया? टेन एक्स बराबर आ गया सी अपॉन ए। इसका रेसिप्रोकल कर लो तो कॉट एक्स कितना आ जाएगा? ए अपॉन सी। और ये कुछ कंसेप्ट था, आपको लगा अच्छा लगा होगा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया और आपकी इस बेसिक कंसेप्ट से एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाएगी। सभी लोगों को नमस्कार।